Hypermetropia. I think this PowerPoint must be really old, really old. Uh, right. So anyway, so I was just saying कि यहाँ पे आपको नॉर्मल आई एक दिख रही है जहाँ पे कन्वर्जिंग पावर एंड ऑल भगवान ने बहुत एक्यूरेट सब चीज़ बनाया है, ठीक है, एकदम मिलीमीटर्स माइक्रॉन्स में हम लोग आई में देखते हैं कि हल्का से 1 मिलीमीटर कितना ही होता है, ठीक है, उससे भी अगर डिफरेंस पड़ जाए तो कितना रिफ्रैक्टिव एरर आ जाता है, राइट। सो और जो दूसरा आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो रेज हैं वो पीछे फोकस हो रही हैं, तो यही मैं बात कर रही थी कि ये जो रेज पीछे फोकस हो रही हैं ये या तो हो सकता है कि कन्वर्जिंग पावर कम है, अगर कन्वर्जिंग पावर एक्यूरेट होता तो रेज को जल्दी फोकस करा देता, पर जितना कॉर्निया और लेंस का मिला के कन्वर्जिंग पावर है वो कम है, इसलिए रेज पीछे फोकस हो रही हैं, या आईबॉल की लेंथ ही छोटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो आईबॉल की लेंथ छोटी है। नाउ रिमेंबर आईबॉल की लेंथ एक्चुअली छोटी हो सकती है, हम बोलते ही है उन छोटी आइज को हाइपरमेट्रोपिक आइज, हम बोलते ही हैं उनको स्मॉल आइज, हाइपरमेट्रोपिक आइज, ठीक है। सो आईबॉल की लेंथ एक्चुअली छोटी हो सकती है या अपेरेंटली छोटी हो सकती है। अपेरेंटली कैसे छोटी हो जाएगी, मतलब आई विल पुट इट डिफरेंटली, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्निया, ये जो ब्लूइश दिख रहा है आप लोग को ये कॉर्निया है और पीछे जो येलो कलर का दिख रहा है वो रेटिना मान लीजिए, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्निया टू रेटिना अपेरेंटली कम हो गया। अपेरेंटली कैसे कम हो सकता है, आईबॉल की लेंथ नॉर्मल है, पर कुछ सोच सकते हैं आप लोग कैसे ऐसे अपेरेंटली दोनों में लेंथ कम हो जाएगी, कैसे? कोई ट्यूमर है रेटिना के नीचे विच इज पुशिंग द रेटिना फॉरवर्ड, है ना, कोई ट्यूमर है रेटिना के पीछे, वो भी जस्ट पोस्टीरियर पोल पे। रिमेंबर हमारी रेटिना पूरी ऐसे है ना, आई इज लाइक अ बॉल, तो पूरे पीछे पूरा रेटिना है, हम रेटिना को के एकदम सेंट्रल पार्ट से ही देखते हैं सारा काम, पेरिफेरल रेटिना से हम बहुत कम, फील्ड ऑफ विजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाकी जो हमारी विजुअल एक्टिविटी, अगर ऐसा ही होता कि हम सारी रेटिना से देख रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा आंख हिलाते नहीं, बट अब मुझे इसको देखना है, सो आई विल फोकस बोथ माई आईज ऑन हिम, उसके बगल में देखना है मैं तुरंत आईज हिलाऊंगी, वाई, बिकॉज हम अपना मैक्यूला विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रेटिना उसको फोकस में लाते हैं, उसको अलाइन करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो एनी ट्यूमर बिहाइंड द रेटिना विच इज पुशिंग द रेटिना फॉरवर्ड, वो भी आईबॉल की लेंथ को अपेरेंटली छोटा कर सकता है, ठीक है। Stand up. The boy in the black t-shirt. Next time I'll take your mobile. Do you get that? What did I say? कैसे हो सकती है, कहाँ, आईबॉल में, तो लेंथ क्यों छोटी कर देगा, तो क्या करेगा वो? हाँ, मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो, है, वेरी गुड, बट मत करो मेरे क्लास में, क्योंकि मैं मोबाइल ले लूँगी बेटा, मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, ठीक है, नहीं आई एम नॉट किडिंग, मैं हर साल लेती हूँ, आई नेवर बाय अ मोबाइल, मेरे पास आज तक जितने, यू कैन आस्क एनीवन, जितने मोबाइल मेरे पास रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, कॉन्फिस्केटेड। सो मैं पहले देखती हूँ किसके पास अच्छा मोबाइल है, मैं उसको किसी भी तरीके से पकड़ लेती हूँ और उसका मोबाइल में रखती हूँ, हर साल मेरे पास नया मोबाइल रहता है। जब तुम लोग कार्स चलाओगे तो मैं गाड़ी के साथ भी वही करूँगी, मैं गाड़ी कॉन्फिस्केट कर लिया करूँ। खड़े रहिए आप। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं इसलिए वो चाह रही हूँ कि पहले हम ना इसी डायग्राम को अच्छे से समझ लें आगे बढ़ने के पहले। वैसे भी मेरा जो मैंने पावर पॉइंट को थोड़ा इम्प्रूव किया था, देखो भगवान ने चाहा नहीं कि वो चल जाए, अब ये पुराना वाला आ गया तुम लोग के पास, तो ठीक है चलो जो भी है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो रेज रेटिना पे फोकस हो, रेटिना से पीछे नहीं, तो हम क्या अपनी आंख में कुछ ऐसा है, कुछ हम कर सकते हैं अपनी आंख को कि ये रेज रेटिना पे फोकस हो जाए? अरे हमारे पास आंख में कोई पावर है? अकोमोडेशन, राइट, अकोमोडेटिव पावर है ना आंख में। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन में सिलरी मसल्स जो हैं उनसे जोन्यूल्स निकलते हैं और वो जोन्यूल्स लेंस के एंटीरियर और पोस्टीरियरली अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, लेंस। सो हम सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के फोर्सफुली और लेंस का शेप बदल सकते हैं।
ये वाला लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर या कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा कि इस लेंस का ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले टाइप का, जिसमें ज्यादा कर्वेचर है वो ज्यादा कन्वर्ज कराएगा, ठीक है। तो हम अकोमोडेटिव पावर एक्सर्ट करके अपने लेंस को और कॉन्वेक्स बना के, और रिमेंबर हम जितना कॉन्वेक्स लेंस का जितना पावर बढ़ता है वो प्लस पावर होता है, ठीक है। तो मे बी दिस वाज प्लस से +45, सो अब ये +50 हो गया, ठीक है। सो हम लेंस को कन्वर्ज या अकोमोडेट करके लेंस को थिकन करके, या उसका पोस्टीरियर सरफेस तो ऐसी कर्व्ड रहता है, एंटीरियर सरफेस को कर्व्ड बना के, और हम लेंस हम पावर बढ़ा सकते हैं। कॉर्निया पे हम कोई चेंज नहीं ला सकते, कॉर्निया जो है वैसे ही रहेगी, ठीक है। बट लेंस का हम पावर बढ़ा सकते हैं, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। नाउ आई जस्ट टोल्ड यू कि हम लेंस को अकोमोडेट करते हैं बाय, सिट डाउन, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द सिलियरी मसल्स, ओके। सिलियरी मसल इज अ मसल। विथ एज आप लोग को पता होगा, एट 30 आपकी पीक मसल मास रहता है। आफ्टर दैट एवरी ईयर यू लूज अराउंड 0.6% या कुछ ऐसा है, ठीक है। सो यू नोटिस हाउ ओल्डर पीपल दे गेट, कैसे जो जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, कुर्सी से भी उठने में हाथ से ऐसे ऐसे करके उठते हैं ना, बहुत ज्यादा नीचे बैठ के नहीं उठ पाते हैं। आई स्टार्टेड फीलिंग द चेंजेस, आई एम 50+, सो आई स्टार्टेड फीलिंग द चेंजेस। हम लोग पहले कैसे उछलते कूदते रहते थे, अब हम बैठते हैं तो फिर उठने के लिए हाथ वाथ लगाओ भाई उठो, ठीक है। सो वैसे सिलियरी मसल भी एक मसल है, तो ये भी एज के साथ इस हमारा अकोमोडेटिव पावर कम होता जाता है, बिकॉज लाइक ऑल मसल सिलियरी मसल ऑल्सो वीकन्स। रिमेंबर 40 के बाद अकोमोडेटिव पावर कम होता जाता है, इसीलिए लोगों को प्रेस बायोपिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, विच इज नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर, इट इज अ एरर ऑफ अकोमोडेशन। सो प्रेस बायोपिया डेवलप होने की वजह से, क्योंकि लेंस का शेप नहीं चेंज करा पाते, तो पास का अक्षर नहीं दिखता है, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा सा अकोमोडेशन में बताऊंगी, अभी तुम लोग बस इतना समझ लो। तो अगर हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी और तरीके से रेज को जल्दी फोकस करवा सकते हैं, कोई और तरीके से? हाँ, करेक्ट है आपका आंसर, करेक्ट है। किस तरीके से? क्या है ये? प्रेस बायोपिक ग्लासेस है, कॉन्वेक्स लेंस, आंख के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख के, ठीक है। अगर आपकी आंख का कन्वर्जिंग पावर सफिशिएंट नहीं है तो हम बाहर से कन्वर्जिंग पावर देंगे, और कन्वर्जिंग लेंसेज कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज। इसीलिए मायोपिया में जरूरत से ज्यादा कन्वर्जिंग पावर था, तो हम चश्मे में कौन सा लेंस देते हैं? डाइवर्जिंग, कि वो रेज को थोड़ा डाइवर्ज कराए कि रेज जाके रेटिना पे फोकस हो, पहले नहीं हो जाए, ठीक है। सो these are a few things that you need to understand. हाइपरमेट्रोपिया में रेज रेटिना के पहले फोकस होती है कि पीछे? प्लीज, दिस ग्रुप इज नॉट सेइंग एनीथिंग। जो मुंह नहीं खोलेगा मैं खड़ा करा दूंगी। पहले फोकस होती है कि पीछे? पीछे। कन्वर्जिंग पावर जरूरत से ज्यादा है कि कम है? कम है। कन्वर्जिंग पावर किन दो तरीके से बढ़ा सकते हैं? अकोमोडेशन से और कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है ना। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। सो डेफिनेशन, रिमेंबर डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था 3 पार्ट्स है एग्जाम में आके, ठीक है। और मैं अगर पूछूं डिफाइन हाइपरमेट्रोपिया, अगर मैं बोलूं डिफाइन हाइपरमेट्रोपिया, डोंट से मैम हाइपरमेट्रोपिया में ना पास का दिखता है और दूर का नहीं, डोंट से दैट, डोंट से दैट। मैं डंडा रखती हूँ, मैं मारती भी हूँ एग्जाम में, पूछ लेना सीनियर से, ठीक है। आपको डेफिनेशन यही लिखना है जो मैं बता रही हूँ। इट इज द रिफ्रैक्टिव एरर इन विच इंसिडेंट पैरेलल रेज, अरे मेरा भी इनकम्प्लीट है, फ्रॉम इन्फिनिटी ऐड करिए इसमें, कम टू अ फोकस posterior to the retina when accommodation is at rest। अगर आपने accommodate करा के रेटिना पे फोकस करा लिया तो आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं ठीक से। मे बी आप हाइपरमेट्रोपिक हैं, आपने accommodation नहीं। when accommodation is at rest, उस समय रेज कहाँ फोकस हो रही हैं? अगर वो रेटिना के पीछे हो रही हैं तो आप हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो मायोप है, यही ग्रुप बताया गया जो सो रहा है पूरा जम्हाई ले लेके, जो मायोप्स हैं उनमें रेज कहाँ फोकस होती है? रेटिना के पहले कि बाद? पहले, वेरी गुड। अगर एक मायोप अकोमोडेट कराएगा तो उसको साफ दिखेगा कि नहीं?
अकोमोडेट अगर कर ले एक मायोप तो उसको थोड़ा तो बेटर दिखेगा। खड़े हो जाओ, आप खड़े होइए, रिजुल आई थिंक खड़े, उसको साफ दिखेगा। तो तुम साफ दिखे मैं हाँ हाँ क्यों कर रहे थे? क्या क्यों और ब्लड दिखेगा? हाँ एग्जैक्टली तो तुम साउथ इंडियन हो क्या? तो तुम हाँ को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे ना? पता नहीं क्या बोल रहे थे। खैर बैठ जाओ, अब सही बोल रहा है। मायोप्स में रेज कन्वर्जिंग पावर जरूरत से ज्यादा है, तो रेज रेटिना के पहले फोकस हो रही है। अगर एक मायोप अकोमोडेट करेगा तो रे और आगे फोकस होगी, मायोप को और धुंधला दिखाई देगा। रेज का फोकल पॉइंट जितना रेटिना से आगे बनेगा उतना धुंधला दिखाई देगा। तो क्या मायोप की नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी अकोमोडेट करने की? यस और नो? होगी? नहीं होगी। क्या मायोप की नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी अकोमोडेट? मायोप्स कभी अकोमोडेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम हाइपरमेट्रोप्स को लेते हैं। हाइपरमेट्रोप में अगर वो अकोमोडेट करेगा तो क्या उसकी रेज रेटिना के आसपास पहुंचेंगी फोकल पॉइंट? यस पहुंचेंगी। तो क्या हाइपरमेट्रोप का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि हम हमेशा अकोमोडेट करें और थोड़ा साफ देखें? यस, ऑल हाइपरमेट्रोप्स are always accommodating to see clearly. अब रक्षित, तुमको मैंने एक 5 किलो का बैग दे दिया, ठीक है, और मैंने कहा इसको तुम 10 सेकंड ऐसे करके उठाओ, और दूसरा मैंने कहा तुम दिन भर ऐसे करे रहो। तो दिन भर ऐसे कर पाओगे कि थक जाएगी तुम्हारी ये मसल्स? थक जाएंगी। कौन सी मसल्स है तो तुम लोग जानो, एनाटॉमी वाले, ठीक है, थक जाओगे, राइट। तो मायोप और हाइपरमेट्रोप में हेडेक किसको ज्यादा होगा या आई स्ट्रेन किसको ज्यादा? वाह पंडित, आप लोग वेरी गुड, बैठ जाओ। क्यों ज्यादा होगा? पीछे वेरीगेटेड शर्ट वाला बच्चा, खड़े हो जाओ। इसको वेरीगेटेड कहते हैं, वेरीगेटेड अपीयरेंस। अगर आप लोग ने कहीं भी पैथोलॉजी में वेरीगेटेड अपीयरेंस पढ़ा है, दिस इज इट, वेरीगेटेड अपीयरेंस। वेरी गुड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस नो द टर्म वेरीगेटेड, ठीक है। क्या पूछ रही थी मैं? क्या पूछा था मैंने भाई? हाँ, हेडेक क्यों ज्यादा होगा हाइपरमेट्रोप्स में? एग्जैक्टली वो थकेगा, ठीक है। सो रिमेंबर, आई स्ट्रेन वगैरह मायोप भी कंप्लेन करेगा, बट एज कंपेयर टू करते हैं क्योंकि भाई नहीं साफ दिख रहा है, हमको स्ट्रेन हो रहा है, वो हेडेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाइपरमेट्रोप कहीं ज्यादा करेगा, ठीक है। बैठ जाइए। तुमने बीच में घड़ी देखी क्या जल्दी से? नहीं ना, ठीक है। ईटियोलॉजी, अब ईटियोलॉजी आप लोग को समझ में आ जाएगी। एक्सियल, न्यूबॉर्न, रिमेंबर दिस इज नॉट पैथोलॉजिकल। हर छोटे बच्चा जो पैदा होता है उसकी आईबॉल छोटी होती है। ऑल ऑफ अस आर हाइपरमेट्रोपिक व्हेन वी आर बोर्न, ठीक है। एक मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट और समझा दे रही हूँ, ठीक है, ये समझ लोगे तो और पंडित बन जाओगे। दूर से रेज पैरेलल आती हैं। मैंने आप लोग को ऑप्टिकल इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में। कितना डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल जहां से रेज पैरेलल आती है? 6 मीटर्स, वेरी गुड, 6 मीटर्स, राइट। जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाता है उतनी डाइवर्जेंट रेज आती हैं, ठीक है, उतनी डाइवर्जेंट रेज आती हैं। ये बात जानते हुए क्या कोई बच्चा वॉलंटियर करेगा कि हाइपरमेट्रोप को पास का ऑब्जेक्ट ज्यादा साफ दिखेगा और क्यों, या दूर का ऑब्जेक्ट ज्यादा साफ दिखेगा और क्यों? हाइपरमेट्रोप को पास के ऑब्जेक्ट से डाइवर्जेंट, जितना हम पास करेंगे उतनी डाइवर्जेंट रेज हमारी आंख में आएंगी, और दूर के ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती है। बताओ बताओ, तुम बताना चाह रहे हो ना? खड़े हो, बताओ। अरे गलत ही तो बोलोगे, क्या फर्क पड़ता है, खड़े हो। दूर का सही दिखेगा, दूर से पैरेलल रेज आ रही हैं, इसका अकोमोडेशन जरूरत से कम है, ठीक है, तो वो पीछे फोकस हो रही है। पैरेलल रेज को फोकस कराना आसान है कि डाइवर्जेंट रेज को? किसमें? सपोजिंग आपके पास एक ही लेंस है, ठीक है, तुमने एकदम सही आंसर दिया है, बट आप खड़े रहिए थोड़ा। एक ही लेंस है हमारे पास, एक किसी पावर का, ठीक है, और उसका, और यहाँ पे हमको उसको फोकस कराना है, ठीक है। पैरेलल रेज को फोकस
कराना ज़्यादा आसान है किसी पावर से कि डाइवर्जेंट रेज को फोकस कराना ज़्यादा आसान है? पैरेलल रेज को, है ना? जो चीज़ बाहर जा रही है उसको अंदर करके लाना हमको ज़्यादा पावर चाहिए। पैरेलल रेज को फोकस कराने में थोड़ा कम पावर चाहिए और जो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है उसके लिए लीस्ट पावर चाहिए होगा, ठीक है? जो हाइपरमेट्रोप्स हैं वो पैरेलल रेज को तो तब भी सपोजिंग रेटिना के पीछे ही फोकस हो रहा है, लेकिन यहाँ तक फोकस हो रहा है। लेकिन जो डाइवर्जेंट रेज पास से आ रही हैं वो तो उनकी रेटिना से और भी कहीं दूर जाके फोकस होंगी, ठीक है? तो हाइपरमेट्रोप्स को पास का ऑब्जेक्ट और ज्यादा धुंधला दिखता है एज कंपेयर टू दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है? बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट से डाइवर्जेंट रेज आती हैं। अब आप लोग सोचिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, मैंने अभी अभी बोला सारे हाइपरमेट्रोप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आईबॉल का साइज ही छोटा होता है। तो उनको पास का, उनके मम्मी पापा हम लोग ऐसे गोदी में लिए रहते हैं, उनको दिखाई देते हैं बच्चों को अपने माँ बाप का चेहरा साफ दिखता होगा? क्या लगता है? बोलिए भाई। नहीं ही दिखता होगा। और हम लोग उसके बाद उन लोग को कैसे टॉर्चर करते हैं? तुम लोग ने कभी कभी देखा है? हम लोग बच्चे को ऐसे लेते हैं, उसको ऑलरेडी धुंधला दिख रहा है, उसके बाद उसको एक वो धुंधली सी चीज, और तुम लोग देखा बच्चे ऐसे कांप जाते हैं। तुम लोग के तो बच्चे हुए नहीं है, जब होंगे तो ध्यान देना। जब हम लोग इसी करते हुए जाते हैं ना, ऐसे डर जाते हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं दिखता है। तो उनको दूर से प्यार किया करो, और दूर। आप पकड़िए, उधर ले जाइए, मैं हूँ माँ, ठीक है? ऐसे ही मैंने अपने बेटे को खुद को पहचानवाया था। मैं उसको दूर रखती थी, दूर। डॉक्टर पंकज, और दूर, पीछे पीछे। माँ, उनको नहीं पहचान पाया वो कभी, क्योंकि डॉक्टर पंकज गोदी में लेके घूमते थे। मुझे पहचान गया क्योंकि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, तो आई कुड यूज माई नॉलेज। सी, आई जस्ट डू ऑल दिस बकवास सो दैट यू रिमेंबर कि हाइपरमेट्रोप्स को पास का धुंधला दिखता है। इज दैट क्लियर? नहीं तो सच में कुछ बच्चे आके बोलेंगे, पता है मैम ना सर से पूरा बच्चे को घुमाती थी। एनीवे, सो पैथोलॉजिकल हो सकता है। न्यूबॉर्न्स, ये तो आप सब समझ गए, सारे न्यूबॉर्न्स। और कितना हाइपरमेट्रोपिया होता है? अराउंड +2.5 to 3 डायोप्टर्स हाइपरमेट्रोपिया से पैदा होते हैं। फिर जैसे जैसे आईबॉल की ग्रोथ होती है, ये हाइपरमेट्रोपिया कम होता जाता है। इसीलिए कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चे की आंख टेढ़ी है बेढ़ी है, खास करके फर्स्ट चाइल्ड के साथ। फर्स्ट चाइल्ड को ना मच्छर भी काट लेता है, माँ बाप को बहुत दुख होता है। सेकंड चाइल्ड तक कुछ भी नहीं होता है। आई डोंट हैव अ सेकंड चाइल्ड, बट आई एम अ सेकंड चाइल्ड, सो आई नो। बहुत पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे की आंख टेढ़ी बेढ़ी है, ये वो है। अगर आपने रेटिनोस्कोपी की और आपको रिफ्रैक्टिव एरर एकदम न्यूबॉर्न बेबी में +2, +2.5 मिल रहा है, प्लीज डोंट स्टार्ट गिविंग स्पेक्टिकल्स। इट इज नॉर्मल फॉर दैट एज, राइट? अनलेस वो हम बाद में पढ़ेंगे। तुम लोग का अटेंडेंस हुआ है? नहीं हुआ है ना? प्लीज एक पेपर घुमाओ। तुम्हारी बहुत अच्छी डायरी है, तुम्हारी भी अच्छी। अरे वाह, आज तो सब बच्चे, अरे वाह क्या बात है। देखिए सबसे गंदी डायरी किसकी, उससे पढ़वा। वाह क्या बात है, सब बच्चे डायरी मेरी लिख के आए। नोट्स भी नहीं ले रहे हैं, दिमाग में भी नहीं डाल रहे हैं, बैठ के जमाई ले रहे हैं। पर तुमको मैंने इसलिए नहीं डांटा क्योंकि तुमने हाथ रख लिया था। मैंने कहा चलो छोड़ दो। पैथोलॉजिकल इज व्हेन रेटिना इज डिस्प्लेस्ड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, क्या लिखा है मैंने? आरडी, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट अगर हो गया है और रेटिना आगे आ गया है तो पेशेंट विल बिकम हाइपरमेट्रोपिक। एनी ऑर्बिटल ट्यूमर, एनीथिंग, रेटिनल एडीमा, इन सब से थोड़ा सा एक कंडीशन है सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। उसमें जो मैक्यूला है वहाँ पे एक वेरी शैलो रेटिनल डिटैचमेंट होता है और थोड़ा सा रेटिना के पीछे ना इडीमा सा हो जाता है। इन पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन ही होता है कि हमको हल्का सा इस आंख से धुंधला दिख रहा है और अगर आप रिफ्रैक्शन करेंगे तो हल्का प्लस का नंबर आएगा। ये सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी कहते हैं। सो दैट इज पैथोलॉजिकल। तो ये हो गया एक्सियल। मैंने मायोपिया में पढ़ाया था, इसमें मैं सिर्फ पूछ रही हूँ 1 मिलीमीटर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल से कितने डायोप्टर्स का हाइपरमेट्रोपिया होगा? प्लस और माइनस? प्लस। अरे भैया कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, वो प्लस होता है। माइनस इज अ कॉन्केव लेंस।
+3 डायोप्टर्स का हाइपरमेट्रोपिया होगा विद एवरी मिलीमीटर ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द आई. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? +3 डायोप्टर्स ऑफ माई 1 मिली. और आप लोग प्लीज अब दिमाग में सोचिए, अपना स्केल इमेजिन करिए, उसमें 1 मिलीमीटर कितना होता है. तो जितने लोगों ने चश्मा लगाया है जो +3 डायोप्टर्स से कम है, माइनस या प्लस कुछ भी, आपकी आईबॉल में कितना मिनिमल चेंज है रेटिना के पोजीशन में. ठीक है, कितना एक्यूरेट होती है आईबॉल जो लोग ने चश्मा नहीं लगाया. कर्वेचर. कर्वेचर मीन्स कि लेंस या कॉर्निया का कर्वेचर जरूरत से कम है. अगर ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा तो जल्दी फोकस करा देगा, अगर थोड़ा प्लेन है तो बाद में फोकस कराएगा. ठीक है, सो कम है कर्वेचर. एंड कौन से कॉजेज हो सकते हैं? फ्यू कंजेनिटल कॉजेज लाइक कॉर्निया प्लेना, लेंस प्लेना या फॉलोइंग इंजरी. ठीक है. ये कौन बताएगा? इंडेक्स. ड्यू टू इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कॉर्टेक्स और डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस कॉर्टेक्स. ठीक है, एनीवे लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से कन्वर्जिंग पावर बढ़ता है कि घटता है? एक मूवी आई थी क्वींस गैम्बिट, देखी है किसी ने? अच्छी मूवीज मत देखना, घटिया वाली देखना तुम लोग. मूवी थी कि नेटफ्लिक्स की सीरीज थी? किसी ने देखी है द क्वींस गैम्बिट? कैसे हो तुम लोग, न पढ़ेंगे न पिक्चर देखेंगे, क्या करते हो फिर? खैर एनीवे, अब क्या ही बताए, मेरा मूड ही खराब कर दिया. देखा ही नहीं है, किसी एक बच्चे ने नहीं देखी है. खैर एनीवे, उसमें वो जो चेस प्लेयर थी वो प्रोडिजी थी, तो वो ऊपर देख करके वो सारे मूव्स वहीं पे देख लेती थी. मैं जब क्वेश्चन पूछ रही हूँ रिजुल जी ऊपर देख रहे हैं. वी हैव एन ऑफ्थैल्मिक प्रोडिजी अमंगस्ट अस. सो बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से, भैया हमने पिछली बार बताया था आप लोग को मायोपिया में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से कन्वर्जिंग पावर बढ़ता है कि घटता है? अरे यार, कॉमन सेंस भी आंसर नहीं कर रहे हो तुम लोग. घट जाता है. वाह, ये पढ़ाया था मैंने मायोपिया में. क्या होगा? तुम लोग ये मत देखो मैंने क्या लिखा है, प्लीज कॉमन सेंस से आंसर करो. कोई जो डेंसर मीडिया है वो जल्दी कन्वर्ज कराएगा कि रेयरर मीडिया जल्दी कन्वर्ज कराएगा? डेंसर. तो डेंसर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा कि कम होगा? तो अब ये मैंने क्या लिखा है गलत? ड्यू टू इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कॉर्टेक्स. इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कॉर्टेक्स से हाइपरमेट्रोपिया होगा कि मायोपिया होगा? अच्छा, तो मैंने गलत लिखा है. तुम लोग ने, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया था, जिस दिन मैं डॉन्डर्स आई पढ़ा रही थी, मैंने आप लोगों को लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लिखवाया था. क्या लिखवाया था? तुम क्या पीछे देख रहे हो? तुम तो पहली बार ये नोटबुक लेके आए हो. तुम खाना खाओ चुपचाप. केवल एक रक्षित पर मुझे भरोसा है कि ये सेम नोटबुक लेके आया होगा. एक ही सिंसियर बच्चा है इस पूरे क्लास में. बताओ क्या लिखाया था? डॉन्डर्स आई नहीं पूछ रहे हैं बेटा. मैंने जिस दिन डॉन्डर्स आई पढ़ाया था एलिमेंट्री ऑप्टिक्स, उस दिन मैंने लेंस के कॉर्टेक्स और लेंस के न्यूक्लियस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाया था. वो तो लेंस के न्यूक्लियस का था. एंड 1.38 लेंस के कॉर्टेक्स का होता है. ठीक है, चलो बैठ जाओ. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये लेंस जो होता है हमारा, उसका सेंट्रल जो थिक, आई शुड से डेंसर पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. उसके चारों तरफ लेस डेंस पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं. कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 होता है, लेंस के कॉर्टेक्स का 1.38 होता है और लेंस के न्यूक्लियस का 1.40 होता है. जब नॉर्मल रेज का कन्वर्जेंस हो रहा है तो थोड़ा कन्वर्जेंस कॉर्निया पे होता है, फिर कन्वर्जेंस होता है बिटवीन एक्वेस एंड लेंस का कॉर्टेक्स, क्योंकि इन दोनों में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है. उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जेंस होता है लेंस के कॉर्टेक्स और लेंस के न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है. ठीक है, उसके बाद रे कन्वर्ज्ड बाहर आती है.
अगर लेंस के कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ के न्यूक्लियस के बराबर हो जाए तो ये लेवल यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये होमोजीनियस हो जाता है, तो ये कन्वर्जेंस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। सो लेंस के अंदर जो कन्वर्जेंस हो रहा था बिटवीन एक्वेस एंड लेंस तो कन्वर्जेंस होगा, लेकिन लेंस के कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में जो कन्वर्जेंस हो रहा था वो पार्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बराबर हो जाता है 1.40। तो अगर रिफ्रैक्टिव, आपको मैंने ये नहीं लिखा है कि इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, मैंने लिखा है इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर लेंस का कर्वेचर भी, ये तो हटा दो, मैंने ये लाइन गलत लिख दी है यहाँ पे, इंडेक्स में लिखना ही नहीं चाहिए था, बस आप कॉर्टेक्स पे ध्यान दीजिए। अगर हम आंख से लेंस हटा दें तो एक पूरा कन्वर्जिंग पोर्शन जो है हमारे पास कम हो जाएगा, रेज पता नहीं रेटिना के कितना पीछे जाके फोकस होंगी। तो एफेकिक आइज आर ऑलवेज हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है। अगर किसी के आंख में लेंस नहीं है तो वो इंसान हाइपरमेट्रोपिक होगा। क्यों? बिकॉज अकेला कॉर्निया बेचारा कितना कन्वर्ज कराएगा, वो कभी रेटिना पे फोकस करा ही नहीं सकता है, तो पेशेंट की रेज कहीं पीछे जाके फोकस होंगी। आप लोग को पता है एफेकिक आइज में अगर हम बिना रिफ्रैक्शन किए चश्मे का नंबर दें तो रफली +10 डायोप्टर्स के आसपास का नंबर आता है चश्मे का, ठीक है। नाउ +10 डायोप्टर्स, यू नो कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो मैग्नीफाइंग लेंसेज, ठीक है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास चल के आ रहा है तो मैं दूर से देख के बता सकती हूँ कि ये पेशेंट एफेकिक है, अगर वो एफेकिक ग्लासेस पहन के आ रहा है। कैसे बता देंगे? कैसे बता देंगे? वेरी गुड, वंडरफुल। दूर से उसकी आंखें चश्मे के पीछे बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी। वैसे ही जो लोग मायोपिक होते हैं चश्मे के पीछे उनकी आंखें उनकी एक्चुअल साइज ऑफ आंखों से छोटी दिखती हैं, ठीक है। डॉक्टर पंकज इज अ मायोप, his actual eyes are extremely beautiful but they look smaller they look smaller because of his minus power, and my son is also a myope, ठीक है। सो उसकी भी आंखें, मुझे इतना दुख होता है, उसकी आंखें काफी सुंदर हैं बट चश्मे के पीछे छोटी दिखती हैं। एंड तो और दोनों बाप बेटे के आईलैशेस भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे अच्छे टर्न्ड, पता नहीं सच वेस्ट ऑन मेन, नहीं मतलब हमें ही दे देते, क्या जरूरत है, वो लोग तो नहीं। सो एनीवे, सो आई कांट इवन डू दिस विद डॉक्टर पंकज बिकॉज हिज आईलैशेस आर सो ब्यूटीफुल, एंड सेम विद माय सन, ही इज इनहेरिटेड बोथ द क्वालिटीज फ्रॉम हिज फादर। एनीवे, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, रिमेंबर कोई भी लेंस हो उसका फोकल पॉइंट, अगर हम अकोमोडेट और हिला डुला नहीं रहे, उसका फोकल पॉइंट फिक्स्ड होता है। तो ये रेटिना है, ये लेंस है। अगर लेंस की धक्का मुक्की लड़ाई हुई, कुछ हुआ, लेंस का जोन्यूल्स टूट टाट के लेंस आगे चला गया, लेंस का फिक्स्ड फोकल पॉइंट यहाँ था, अगर लेंस आगे चला जाएगा तो पेशेंट मायोपिक हो जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिक? मायोपिक हो जाएगा, क्योंकि रेटिना ये था, रेटिना से आगे हो गया। और अगर लेंस पीछे गिर जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब वी कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट है, भगवान टाइम भी नहीं बचा। तुम लोग का इसके बाद तो क्लास होता नहीं है, मेरे क्लास के बाद तुम लोग ने एसी नहीं चलवाया है ना? है एनीवे, चलो जो भी है। हम लोगों के सिलियरी मसल्स में हमेशा एक टोन होता है, हमेशा एक टोन होता है, ठीक है। उस टोन की वजह से वो हमारे लेंस को एक हल्का सा एक अकोमोडेटेड स्टेट में रखती हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, हमारी आईज जो है, जो रेज जो रेटिना पे फोकस हो रही हैं, वो सिलियरी मसल के टोन के साथ हम देखते हैं। अगर हम कोई दवाई देके और सिलियरी मसल्स का टोन अबॉलिश कर दें, कौन सी दवाई दे सकते हैं सिलियरी मसल का टोन अबॉलिश करने के लिए? अरे आप लोग को फार्माकोलॉजी पढ़ाई जा चुकी है ना? हाँ, तो सिलियरी मसल का टर्म है साइक्लो और पैरालिसिस का टर्म है प्लेजिया। तो कौन सी दवाई देते हैं? अरे वाह, हाँ ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं, विच कुड बी अट्रोपिन, होमाट्रोपिन, एनीथिंग, राइट। तो हम साइक्लोप्लेजिक दे करके और सिलियरी मसल का टोन अबॉलिश कर सकते हैं। अगर हम सिलियरी मसल का टोन अबॉलिश कर देंगे दवाई देके, तो रेज जो रेटिना पे फोकस हो रही थी वो हल्का सा रेटिना के पीछे फोकस होंगी, ठीक है। और मैं आज आप लोग को एक डेटा दे रही हूँ, ये जो हल्का सा रेटिना से पीछे फोकस, मतलब सिलियरी मसल का जो टोन है वो 1 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करके रखता है। अगर हम सिलियरी मसल के टोन को साइक्लोप्लेजिया से अबॉलिश कर दें
तो 1 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। सो दिस इज लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। ये हमको कभी देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि सिलेरी मसल हमेशा थोड़ा सा टोन में रहती हैं। अब किसी को दवाई देके उसका टोन हटा के और हम देखें कि रेज कितना पीछे फोकस हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज हमारी रेज जो रेटिना में फोकस होती हैं वो सिलेरी मसल के टोन के साथ वहां पे फोकस होती है। ठीक है। सो latent hypermetropia is that hypermetropia amounting to +1 diopter that is corrected by the physiological tone of the ciliary muscles. Is that absolutely clear? What is latent hypermetropia? It is that physiological or that hypermetropia amounting to +1 diopter that is corrected by the physiological tone of the ciliary muscle. ठीक है। इसके अलावा सपोजिंग किसी इंसान का, चलो ये मेरे पास डायग्राम होना चाहिए बाद में। नाउ आप लोग पॉइंट ए को देखिए। ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए वो पॉइंट है जहां पे अगर हमने किसी को साइक्लोप्लेजिक दे दिया तो उसकी रेज इतना पीछे जाके फोकस हो रही है। दे हैव इवन टेकन द पॉइंटर, मतलब मुझे कुछ नहीं दिया है, सब ले लू के चले गए लोग। Anyway, chalo, you can see point A, I can just say it, right? Now, ciliary muscle का जो टोन है वो हमेशा रेज को पॉइंट बी पे रखता है, पॉइंट बी। ठीक है। एक हाइपरमेट्रोप की मैं बात कर रही हूँ। सपोज एक हाइपरमेट्रोप है, उसका जो रेज है वो आके पॉइंट बी पे फोकस होती हैं। ठीक है। सो उसको उतना हाइपरमेट्रोपिया है। अगर इस इंसान को हमने साइक्लोप्लेजिया दे दिया तो हम देखेंगे अरे बी पे नहीं है तो जाके अब ए पे फोकस हो रही है। क्यों? क्योंकि बी से ए का इतना जो हाइपरमेट्रोपिया था, ये सिलेरी मसल्स का टोन जो था ये अपना करेक्ट करके रखता था। ठीक है। तो नॉर्मली इस इंसान का, नॉर्मली इसकी रेज हमेशा बी पे फोकस होती है। तो ये जो बी से लेके और ब्लू कलर का जो मैंने रेटिना बनाया है, इतना जो डिस्टेंस है ये मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि एक हाइपरमेट्रोप हमेशा कोशिश करेगा कि हम किसी तरह अकोमोडेशन करके और रेज कन्वर्जिंग पावर बढ़ा के और रेज को रेटिना पे फोकस करें। तो ये इंसान खूब अकोमोडेट करेगा, सिलेरी मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा और अपना मैक्सिमम अकोमोडेटिव पावर लगाएगा और ये खींच करके अपना फोकल पॉइंट बी से सी तक ले जाएगा मैक्सिमम अकोमोडेशन लगाने के बाद। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया, मैक्सिमम लगाने के बाद भी बेचारा रेटिना तक नहीं ले पाया। दैट अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज करेक्टेड बाय एक्सर्टिंग मैक्सिमम अकोमोडेशन इज कॉल्ड फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया वो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है which can be corrected by an effort of accommodation. तो जितना हाइपरमेट्रोपिया हम एफर्ट ऑफ अकोमोडेशन लगा के करेक्ट कर सकते हैं वो फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया है। अब आप देखेंगे कि बेचारे का अभी भी बच गया, सी पे आ गया है फोकल पॉइंट, उतना अभी भी बच गया। उसके पास अब अकोमोडेटिव पावर बचा ही नहीं है कि वो उतना हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कर ले। That amount of hypermetropia which remains even after exerting maximum accommodative power is called absolute hypermetropia. ठीक है। That amount of hypermetropia which cannot be corrected even after exerting maximum accommodative power is absolute hypermetropia. So आपके पास 3-4 definitions आ गए। Latent hypermetropia is that hypermetropia amounting to 1 diopter which is corrected by the normal physiological tone of the ciliary muscles. Any hypermetropia that remains after or any hypermetropia which is not latent is called manifest hypermetropia. Manifest के दो parts होते हैं, that which can be corrected by exerting accommodation which is facultative and उसके बाद भी जो बच जाता है वो absolute है। और इन तीनों को मिला के हम total hypermetropia कहते हैं। ठीक है।
So facultative, the amount that is corrected by an effort of accommodation. Absolute, the amount that remains and cannot be overcome even after exerting maximum accommodation. And total is latent plus manifest. And manifest is facultative plus absolute. I hope this is clear. Anyone has a doubt, please ask me now. Please ask me now. Anyone has a doubt? You should just click a photo of this. Unfortunately, पता नहीं इसमें labeling होना चाहिए था, क्यों नहीं है? Anyway, but point A is latent. ठीक है? A to B is latent actually. जो green arrow है, that is latent. ठीक है? And B to C क्या है? B to C क्या है? Facultative. And C to retina क्या है? Absolute है. अब आप लोग मुझे एक दो चीजें बता दीजिए. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, बाकी तो आपकी किताब में सब चीज लिखा है. अगर हम किसी बच्चे को हमने बैठाया, नाउ रिमेंबर हाइपरमेट्रोप साफ देखने के लिए हमेशा अकोमोडेट करके रखता है, हमेशा. तो एक हाइपरमेट्रोप हमेशा अकोमोडेट करके उसका फोकल पॉइंट सी पे रहेगा, बी पे कि ए पे, जो हमेशा अकोमोडेट करके बैठा हुआ है आपके सामने, सी पे रहेगा. वेरी गुड, उसका फोकल पॉइंट सी पे रहेगा. नाउ रिमेंबर, ये तो मैंने बहुत ज्यादा हाइपरमेट्रो, अगर उसका हाइपरमेट्रोपिया कम होता तो हो सकता है कि उसका फोकल पॉइंट रेटिना पे रहता, वो अकोमोडेट करके साफ देख रहा होता. तो अगर एक हाइपरमेट्रोप आपके पास आया है, ठीक है, आपको नहीं पता हाइपरमेट्रोप है, अगर आपके पास एक बच्चा आया है और वो हेडेक का कंप्लेन कर रहा है और आपने उससे पढ़वाया और उसने 6-6 पढ़ लिया, हो सकता है वो हाइपरमेट्रोपिक है और वो अकोमोडेट करके अपना फोकल पॉइंट उसने रेटिना पे रखा है. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया डायग्नोज करने के लिए हमको साइक्लोप्लेजिया देना पड़ता है. हम हमेशा साइक्लोप्लेजिक से उसका अकोमोडेशन पावर हटा देते हैं, फिर हम अपनी तरफ से उसका रिफ्रैक्टिव एरर निकालते हैं, उसमें से 1 डायोप्टर लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हम हटा देते हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल रहेगा, बाकी जितना बचता है उतना नंबर हम चश्मे का देते हैं. हम कभी बच्चे को पढ़वा के, अरे ये तो 6/6 पढ़ रहा है, जाओ जाओ बढ़िया आके जाओ, हेडेक हो रहा है, दूध पियो दूध पियो, ऐसे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आप अब समझ गए ये कॉन्सेप्ट. हाइपरमेट्रोप अगर 6-6 पढ़ रहा है, हो सकता है वो अकोमोडेट करके पढ़ रहा है. ओके, इस डायग्राम को देखते हुए आपके पास एक बच्चा आया एग्जैक्टली इस कंडीशन में है. ठीक है, तो वो बच्चा है मैक्सिमम अकोमोडेशन कर रहा है क्योंकि उसको साफ देखना, और ऑब्वियसली उसलिए उसको हेडेक हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है. उसकी मम्मी कह रही है कि जब एग्जाम आता है तो बहुत हेडेक होने लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा नियर वर्क करना पड़ता होगा ये सब. तो आपने उसको पढ़वाया, तो ये बच्चा क्या 6-6 पढ़ पाएगा? ये वाला बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इसकी रेज रेटिना पे नहीं फोकस हो रही है, सी पे जाके फोकस हो रही है. ठीक है, तो आप इन रेज को रेटिना पे फोकस करने के लिए उसके जो ट्रायल लेंस है उसमें आप प्लस के लेंसेज डाल के देखेंगे कि माइनस के? प्लस के डालेंगे, है ना, आपको कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है. तो आपने +1 डाला और आपने देखा, अरे वाह बच्चा 6-6 पढ़ रहा है, तो आप क्या उसको +1 पावर दे देंगे बच्चे को? ना. अगर आपने उसको +1 पावर दिया, उसको साफ तो दिख रहा है पर आपने उसका हेडेक नहीं ठीक किया क्योंकि वो लगातार बी से सी तो वो अपने एफर्ट से ला रहा है. आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी वाला हाइपरमेट्रोपिया भी उसका करेक्ट करना है चश्मे से, अगर आप चाहते हैं कि उसको हेडेक नहीं हो. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? एक्चुअली दिस इज अ वेरी, बट तुम लोग अच्छे से सुन रहे हो तो मैं बता रही हूँ, अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, चलो पीजी का ही कॉन्सेप्ट है. अरे एकदम से मेरे अंदर आत्मा जागृत हो गई डॉक्टर पंकज की, नहीं एक और डायग्राम बनाते हैं ना, वो इतना मेहनत करते हैं तुम लोग की क्लास के लिए, बाप रे. हम लोग देखो 2012 का पावर पॉइंट लेके आ जाते हैं. ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट यूजी क्लासेस, आई कांट टेल यू. ही विल वेक अप एट 4 o'clock, ही विल डू समथिंग. क्या कर रहे हैं आप, ये क्या? नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इनको पढ़ाऊँ कि इन लोग को ना क्लास में ही पूरा रट जाए. ही सच अ डेडिकेटेड टीचर, आई कांट टेल यू. मैं भी गाइस से कि मैं आपका क्लास में भी अटेंड करूंगी, थर्ड नर्व एंड ऑल दैट. ही सेड नहीं मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा. ठीक है चलो. So I don't know what I'm trying to make. I'll let it be, yaar. तुम लोग let it be. I don't know what I'm doing. So in hypermetropia, formation of a clear image is only possible if the converging power is increased. Clear? This may be done by eye itself, effort of accommodation, by artificial means, convex lenses. ठीक है? Right. Any hypermetropia? आजकल तो myopia की बहार है. अरे 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 अरे
क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई हैव पुट 1 कि इसमें हमने हाइपरमेट्रोप है, हमने बाहर उसको प्लस लेंस दे दिया चश्मे में, अब उसका फोकस हो रहा है अच्छे से, ठीक है। आपने ये जो प्लस लेंस दिया, इससे आप कौन कौन सा वाला हाइपरमेट्रोपिया, रक्षित तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, नाम बताओ, खड़े हो। इसको जब से इसने जो वहाँ पे स्किट की थी तुम लोग ने, तो ये गुड डॉक्टर वाली टीम में था, जब से आप लोग साइन करिए इसको, जैसे ही मैंने डांटा उसके बाद से बेचारे ने मुंह ही नहीं खोला है क्लास में। हाँ तो बेटा ये बताइए, ये जो हमने प्लस लेंस दिया है, मैंने आपको तरह तरह के नाम बताए थे, लेटेंट, फैकल्टेटिव, एब्सोल्यूट, मैनिफेस्ट, ब्ला ब्ला, कौन कौन सा आप इससे करेक्ट करेंगे? लेटेंट करेक्ट करेंगे आप इससे चश्मे से? नहीं, लेटेंट तो खुद ही सिलेरी टोन करेक्ट करके रखता है, क्या करेक्ट करेंगे? एब्सोल्यूट को करेक्ट कर दोगे, वेरी गुड, और कुछ करोगे? और फैकल्टेटिव भी करोगे। सिर्फ एब्सोल्यूट करोगे तो पेशेंट को क्या कंप्लेन होते रहेगी? हेडेक। क्यों? क्योंकि वो फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया एक्सर्ट कर रहा है। वेरी गुड, सिट डाउन। सिम्टम्स, ब्लड विजन मोर फॉर क्लोज वर्क। वाई? क्लोज वर्क में ज्यादा ब्लड विजन क्यों होगा? डाइवर्जेंट रेज आती हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई स्ट्रेन स्पेशली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड क्लोज वर्क और इलनेस, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अकोमोडेशन एंड फोर्स्ड डिसोसिएशन बिटवीन अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस। बाप रे, बहुत पुराना है, बताए ना, अब मैं यूजी को कभी इतना ना पढ़ाऊं, ये लाइन छोड़ दो तुम लोग। देर इज अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन अकोमोडेशन एंड अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी, आप लोग बस ऊपर वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। स्पैज्म ऑफ सिलेरी, कभी कभी इतना अकोमोडेट करते हैं कि सिलेरी मसल एकदम स्पैज्म में चली जाती है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि पेशेंट मायोप टाइप का हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है, वेरी रेयर। लेकिन कन्वर्जेंट स्क्विंट हो सकता है। रिमेंबर, अकोमोडेशन एंड अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस का एक फिक्स्ड रेशियो होता है। अगर कोई भी बहुत अकोमोडेट कर रहा है तो उसकी आईज भी बहुत कन्वर्ज करेंगी, और ये कॉन्स्टेंटली करते करते हाइपरमेट्रोप्स बच्चों को दे हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है, कन्वर्जेंट स्क्विंट। मायोप्स को पास देखने के लिए अकोमोडेट करना ही नहीं पड़ता है, तो वो कभी अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी नहीं कराते हैं, इसलिए मायोप्स हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप एक्सोट्रोपिया, ठीक है, डाइवर्जेंट स्क्विंट। साइंस में स्मॉल आई होगी, मायोप में बिग आई होती है। स्मॉल कॉर्निया, शैलो एसी, एसी क्या होता है? एंटीरियर चेम्बर। वेरी गुड। ये भाई ये 2 3 4 तुम तो खा रहे थे, तो ये 3 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, तुम लोग हमेशा यहीं बैठना। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? ब्लू टी शर्ट, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णकांत। बैठ जाओ। मैंने कहा ये 3 बच्चे बहुत अच्छे हैं। He couldn't believe his, तुमको आज तक किसी क्लास में किसी टीचर ने अच्छा स्टूडेंट नहीं बोला है क्या यार? He was shocked out of his wits. He was so surprised. They too took it gracefully. हाँ ठीक है, हम चलो अच्छे हैं। Anyway, बड़ी सुंदर आंखें किस तरह के पेशेंट्स में मिलेंगी? छोटी छोटी आंखें, क्यूट क्यूट बटन आइज किस में मिलेंगी? ठीक है। एंगल क्लोजर, एंगल एक एंगल होती है बिटवीन कॉर्निया एंड यू कैन से आइरिस, ठीक है, पेरिफेरल एंटीरियर चेम्बर की। ऑब्वियसली छोटी सी आंख है तो वो एंगल भी बड़ी नैरो सी हो जाती है, तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है हाइपरमेट्रोप्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, मायोप्स लोग खुश मत होइए, आप लोग में ओपन एंगल ज्यादा होता है, भगवान हर चीज बैलेंस करके रखते हैं। आपको एंगल क्लोजर दिया, आपको ओपन एंगल दिया। फंडस, फंडस मतलब हम जब प्यूपल से जितना रेटिना देखते हैं ना, उसको हम फंडस बोलते हैं, ठीक है। सो फंडस में प्लीज ये टर्म्स रट लेना आप लोग। मैंने आपको फंडस मायोप्स में भी बताया था, फॉस्टर फ्यूक्स स्पॉट्स, टेम्पोरल क्रेसेंट, सुपर ट्रैक्शन क्रेसेंट, ठीक है, कोरियोरेटिनल डीजेनरेशन। फंडस आप लोग भूल जाते हैं कि क्या रहता है, तो इसमें शॉर्ट सिल्क रेटिना, जब हम रेटिना देखते हैं ना हाइपरमेट्रोप्स में, एक अजीब सा कहीं कहीं बुक्स में आपको वाटर्ड सिल्क अपीयरेंस आएगा,
मतलब उनका कहने का मतलब एक अजीब सा ग्लिसनिंग अपीयरेंस होता है। मैंने मन में सोचा यार अगर मैं सिल्क की साड़ी पे पानी गिरा दूं उसका ग्लिसनिंग अपीयरेंस कम हो जाएगा। तो आई एम श्योर वाटर्ड सिल्क मीन्स समथिंग एल्स, बट बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से शॉर्ट सिल्क और वाटर्ड सिल्क मतलब बड़ा ग्लिसनिंग सा अपीयरेंस रहता है। स्यूडो पैपिलाइटिस, जो डिस्क होता है ना, ऑप्टिक डिस्क, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां लगता है जैसे कि ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है, ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क का इन्फ्लेमेशन है। तो स्यूडो है, होता नहीं है, लगता है। वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पैपिलोडीमा इज हाई हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको पैपिलाइटिस लगता है या पैपिलिट व्हाटएवर। ब्लड वेसल्स शो अनड्यू टॉर्चुओसिटी एंड ब्रांचिंग, लिख लीजिएगा, ये लास्ट वाला आप छोड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट, आप चश्मा दे सकते हैं। नाउ प्लीज नो, इन चिल्ड्रन लेस देन 6 years with no symptom, we correct only if the error is large, because we just studied that everyone is born hypermetropic और धीरे धीरे जब आंख बड़ी होती है तब hypermetropia अपने आप कम होता जाता है, ठीक है। So if the error is large, more than 3 diopters, और if there is a, हम तभी करेक्ट करेंगे अगर एक्चुअल कन्वर्जेंट स्क्विंट हमको दिख रहा है, तब हम एनी अमाउंट ऑफ एरर +1 भी है तो हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंट अगर स्क्विंट है, नहीं तो बहुत लार्ज एरर है तभी करेक्ट करेंगे। स्कूल गोइंग में हम स्मॉलर एरर्स करेक्ट कर देंगे स्कूल गोइंग में, ठीक है। ओल्डर पीपल में ऑब्वियसली अकोमोडेटिव पावर नहीं रहता है तो हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन हो गया विच इज वेरी रेयर, तो वी विल करेक्ट द टोटल हाइपरमेट्रोपिया, राइट। सो चश्मा देंगे। छोटे बच्चों में कम पावर, डोंट ट्राई टू करेक्ट अनलेस कि उसको स्क्विंट है। स्कूल गोइंग में यू विल करेक्ट इफ इवन स्मॉलर एरर्स। ओल्डर पीपल में प्लीज करेक्ट, दे कांट अकोमोडेट। स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन में टोटल हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजर थर्मोकेराटोप्लास्टी। याग लेजर से पैरासेंट्रल कॉर्निया पे शॉट्स देते हैं जिससे कि कोलेजन श्रिंकेज होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया स्टीप हो जाता है, ठीक है। आप लैसिक सर्जरी कर सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ लैसिक? लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइल्यूसिस, ठीक है, लैसिक सर्जरी कर सकते हैं +1 से +4 डायप्टर्स। फेकिक आईओएल +6 से +10 डायप्टर्स। फेकिक आईओएल पता है क्या होता है? फेको टर्म इज फॉर द लेंस, ठीक है। फेकिक आईओएल मतलब जिसकी आंख में, हम लोग एफेकिया मीन्स जिसकी आंख में लेंस नहीं है, ठीक है। फेकिक आईओएल मीन्स उसका नॉर्मल अपना लेंस है, आपने आंख के अंदर एक प्लस लेंस और डाल दिया, आंख के अंदर उसके नॉर्मल लेंस के ऊपर, ठीक है। सो आई सर्जरी हैज अ लॉट ऑफ फिनेस, अ लॉट ऑफ मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो खैर अब तो बहुत सारी आ गई, न्यूरो सर्जरी एंड कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, एंड वो लोग ब्लड वेसल्स भी सूचर करते हैं, बट देन वेरी क्लोज आई सर्जरी ऑल्सो कम्स वेरी क्लोज टू दैट फिनेस वाली सर्जरी। सो चश्मा उससे ज़्यादा बेटर होगा, कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, लेजर कर सकते हैं टू चेंज द शेप ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। आप कॉर्निया को थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड कर देंगे ताकि उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। लैसिक सर्जरी कर सकते हैं, अगेन दैट इज फॉर कॉर्निया का शेप चेंज करने के लिए, या आप आंख के अंदर फेकिक आईओएल डाल सकते हैं।